नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करना बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में पीएम का तूफानी प्रचार होने वाला है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां ताबड़तोड़ तरीके से लगी हुई हैं। दोपहर 12 बजे कर्नाटक में बागलकोट में जहां रैली को संबोधित करेंगे, तो फिर दोपहर 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में रैली करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद का कार्यक्रम है 3:45 पर महाराष्ट्र के कराड़ में रैली करेंगे। फिर शाम में भी 5:45 पर महाराष्ट्र के पुणे में पीएम की चुनावी हुंकार होगी। तो आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, सीधे आप देख सकते हैं। आज जहां पर दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ कार्यक्रम पीएम मोदी का रहने वाला है। महाराष्ट्र के पुणे में जहां पर रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं पर महाराष्ट्र के कराड़ में भी चुनावी मंच पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फिर महाराष्ट्र के सोलापुर में भी रैली को जन संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे कर्नाटक में बागलकोट में रैली करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी का टारगेट इस बार 400 का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह बोलते आए हैं कि इस बार पीएम की गारंटी है, और इसी को लेकर ही लीड करते हुए आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव में राजा महाराजाओं की एंट्री की। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के प्रचार का दौर जारी है, और इसी बीच प्रचार के शोर के बीच राजा महाराजाओं की भी एंट्री हो गई है। कल राहुल गांधी ने एक रैली में राजा महाराजाओं की चर्चा की, और अब कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के राजपूत वाले बयान पर प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर राजा महाराजाओं को गाली देने का आरोप लगाया और औरंगजेब की सोच रखने वालों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के रण में राजपूतों पर छिड़ा संग्राम। राजपूतों पर राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम मोदी बोले, मुगलों सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते राहुल। लोकसभा चुनाव के रण में मंगलसूत्र, सोना, मुसलमान और जमीन के बाद अब राजा महाराजा की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक के बेलगावी से पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान को मुद्दा बनाया। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते हैं। कांग्रेस नेता मुगलों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि एक समय देश में राजा महाराजाओं का राज था, जो जब चाहे जैसे चाहे लोगों की जमीन छीन लेते थे। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी का बयान बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया, तो कांग्रेस के लिए उनका बयान गले की हड्डी हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के राजा महाराजा पर दिए बयान को राजपूतों से जोड़ दिया और ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक बयान के लिए राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। समाज का हर वर्ग नाराज है, समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान, महिला, युवा, श्रमिक,
दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग सब लोग परेशान हैं, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे 2014 में और 2019 में वो झूठे निकले, वो जुमला निकले। प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते। हमारे न्याय पत्र को लेकर इतना झूठ बोला, इतना सांप्रदायिक उन्होंने रंग दिया है, बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहाँ हैं? उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। देश में राजपूतों की आबादी लगभग 7 से 8% है और उत्तर प्रदेश में राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। जाहिर है राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान से राजपूत मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले कि ईवीएम ईडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो 2014 में ईडी सीबीआई कांग्रेस के पास ही थी। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो कांग्रेस क्यों हारती? ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो। ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे। शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%, 97% अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्या हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत।
तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी। सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आपको आरोप लगता था ना तो भी हिल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर कर करके फोटो निकलवा रहे हो। आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का वाला नहीं है। देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दे। और मैं देख रहा हूं धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। हाँ ठीक है यार, वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का। वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूं कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है जी। आज मैं कहता हूं 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूं उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस को बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से 2 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्स हैंडल और फेसबुक को लेटर लिखकर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया। अमित शाह की एक रैली के इस वीडियो में इस तरह से काट छाट की गई जिससे ऐसा लगे कि वो देश में आरक्षण खत्म करने की हिमायत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी बात कही ही नहीं थी। बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक दोनों ही नेता नामांकन से पहले रोड शो करेंगे। इसका मतलब शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ में दोपहर करीब 12:10 पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और गर्मी बढ़ने से साथ ही आग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी हम आपको आग की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और वो तस्वीरें देखकर आपको समझाएंगे कि कैसे गर्मी बढ़ने से कहां कहां पर आग का तांडव देखने को मिला और उसको बुझाने में कितनी मशक्कत झेलनी पड़ी। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सलुम्बर जिले के झल्लारा के आबादी क्षेत्र की है, जहां झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग ने करीब आधा दर्जन कच्चे मकानों को अपने चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर है विराटनगर के जवानपुरा गांव की, जहां जंगलात में अचानक आग लग गई। आग से यहां उगे झाड़ झंखाड़ और पौधे जलकर नष्ट हो गए। साथ ही कई जीव जंतु भी आग की भेंट चढ़ गए। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले मामले में आज सुनवाई होगी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को
झटका दे चुकी है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में फिलहाल केजरीवाल बंद है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बता दें 29 अप्रैल को ये सुप्रीम कोर्ट फिर गए थे। फिर ईडी ने 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी थी 4 अप्रैल के लिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां फिर उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई 15 अप्रैल तक। आज फिर से हालांकि हाईकोर्ट तगड़ा झटका दे चुका है, लेकिन आज याचिका पर फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा कि केजरीवाल के फेवर में या फिर से तगड़ा झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को। और वहीं जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। सोरेन की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट को जल्द उनकी याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दे। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी और जमानत मांगी थी। हाई कोर्ट उस मामले में फरवरी में ही फैसला सुरक्षित रख चुकी है, लेकिन अब तक उसने फैसला सुनाया ही नहीं है। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपी शूटरों पर मकोका लगने के बाद आज पहली बार उनकी कोर्ट में पेशी होगी। दोनों शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता की कस्टडी आज खत्म हो रही है। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच एक बार फिर उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस मामले में अभी कई कड़ियां जोड़ना बाकी है। और इस केस की सबसे अहम कड़ी है लॉरेंस बिश्नोई। शूटरों ने पूछताछ में कबूला था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की सुपारी दी थी। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि आज आरोपियों की पेशी के बाद बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने की कानूनी प्रक्रिया तेज की जाएगी। 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने ही सलमान खान के घर पर 5 गोलियां चलाई थी। बाद में इसकी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ले ली थी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात में 34 मिसाइलों से हमला कर दिया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 4 पावर प्लांटों को तबाह किया है। पुतिन का यह गुस्सा यूक्रेन की एक मिसाइल को लेकर भड़का है, जो उसे अमेरिका ने ही सप्लाई की थी। देखिए रिपोर्ट। तीस मिसाइल हमलों से यूक्रेन धुआं-धुआं। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के 4 पावर प्लांट हुए तबाह। ये पुतिन का क्रोध है। यूक्रेन से आई बर्बादी की ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि पुतिन किस कदर गुस्से में है। इसीलिए पुतिन ने एक बार फिर अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। पुतिन की मिसाइलें गरज रही हैं। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा कर रख दिया है। इसीलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि एक ही रात में पुतिन ने 34 मिसाइलों का रुख यूक्रेन की ओर मोड़ दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेन को पहली बार में तो समझ में ही नहीं आया कि मुकाबला करें या इस हमले से बचें। जब तक यूक्रेन के फौजी कुछ फैसला ले पाते, तब तक मिसाइलों ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की 21 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सिर्फ 13 मिसाइलें ही यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना पाई। हमले के बाद पावर सप्लाई से जुड़ी यूक्रेन की कंपनी DTEK ने कहा कि रूसी हमले में ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी नीप्रा पेट्रोस इलाके में 2 पावर सप्लाई प्लांट प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लीव और इवानो फ्रैंकोस इलाकों में भी हमलों की खबर है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमलों में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटनास्थल की तस्वीरों में अस्पताल के पास एक बड़ा गड्ढा और गलियारों में शरण लेते मरीज दिखाई दे रहे हैं। इलाके के गवर्नर ओले सिनुहोबो ने रूसी हमले की पुष्टि के साथ ही ये भी कहा कि हमले में 53 साल की एक महिला को चोट लगी है, जिसका इलाज जारी है। І ракет для хаймарсів
до необхідної ППО і техніки. यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एक साथ रूस के दक्षिणी कास्त्रोडार इलाके में 60 से अधिक ड्रोनों से हमला कर दिया। कास्त्रोडार इलाके के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रतयेव ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने एक तेल रिफाइनरी और बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन कोई हताहत या गंभीर नुकसान नहीं हुआ। इस बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन के हमले में स्लावयान्स्क तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रूस के कास्त्रोदार क्षेत्र में इलस्की और स्लावयान्स्क तेल रिफाइनरियों पर हमला किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन ने रात को कुश्चेवास्क के सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया, लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो रूस अभी थका है और ना ही यूक्रेन अभी हारा है। रूस लगातार। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।